चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। और आपको जो है जहाँ पे हम आपको समाप्त किए थे अगले वीडियो में जहाँ तक समाप्त किया, अगले क्लास में जहाँ तक पढ़ाए थे, उससे आगे हम चैप्टर 2 जो है स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर जो है आपको फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे विभव के बारे में बनाए थे, है ना। फर्स्ट ही हम जो है क्लास में आपको विभव के बारे में बताए थे, विभवांतर के बारे में बताए थे, है ना। और आपको जो है विभव विभवांतर और शायद कुछ बताए थे, है ना। विद्युत फ्लक्स तो आपका चैप्टर 1 में है। चलिए अब आते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा समविभव पृष्ठ के बारे में। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ समविभव पृष्ठ। इतना बेहतरीन पूछा है कि पूछा था समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखे तथा इनके गुणों को लिखे। गुण है 4 को गुण है, इसमें से 2 योग लिख दीजिएगा, आपको नंबर दे देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है ना। बेहतरीन से आप लोग क्या कीजिए, जो है आप बेहतरीन से कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए बेहतरीन, ताकि आपको रिवीजन करने में थोड़ा आसानी हो, है ना। समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे? समविभव पृष्ठ उसे कहते हैं यदि किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई ऐसा पृष्ठ जहां सभी बिंदुओं का विभवांतर बराबर हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समझिएगा क्या कह रहा है, समविभव पृष्ठ। सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर। अब समझिएगा, समविभव पृष्ठ उसे कहते हैं यदि किसी विद्युत क्षेत्र में इसको विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, इसको विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र, इसको मान लेते हैं, कहीं दिक्कत, इसमें विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं। ये आपका हो गया है विद्युत क्षेत्र हो गया है। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई ऐसा पृष्ठ जहां सभी बिंदुओं का विभवांतर क्या हो, बराबर हो। समविभव पृष्ठ में कोई ऐसा जो है क्या है, ऐसा पृष्ठ है जहां पे क्या होता है, सभी बिंदुओं का विभवांतर क्या होता है, तो समान होता है। सभी बिंदुओं का विभवांतर क्या होता है, सभी बिंदुओं का विभवांतर क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है, लेकिन उसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं। कहने का मतलब यह है, एक बार में समझना ही आया तो 10 बार समझिए, फिर समझिए कि समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे। कोई विद्युत क्षेत्र है, समझिएगा, कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ उपस्थित है, कोई काल्पनिक पृष्ठ उपस्थित है, और उस पृष्ठ पे जो है जो पृष्ठ उपस्थित है उस पर सभी बिंदुओं का विभवांतर क्या है, बराबर होता है ना। तो जहां 10 है, अगर पहला पृष्ठ पर 10 आवेश है तो दूसरे को पृष्ठ पर 10 से आवेश होगा। समझ में, अगर इस कोना पर 10 आवेश है तो इस कोना पर भी 10 से आवेश होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जहां पे सभी बिंदुओं का विभवांतर क्या होता है, समान होता है। अगर समझ में, तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जहां पे सभी बिंदुओं का विभवांतर क्या होता है, समान होता है, ना ही कम और ना ही ज्यादा होता है, बल्कि बराबर होता है। सम मतलब ये होता है बराबर होनी चाहिए, बराबर यानी समान होनी चाहिए, ना तो कम आवेश ना तो बेसी आवेश। अगर 10 आवेश हो तो अगला पृष्ठ पर भी 10 से आवेश होना चाहिए, अगला पृष्ठ पर भी 10 से आवेश होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। अब समझिएगा कि समविभव पृष्ठ ये आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पे इससे काम नहीं बनेगा, ये एग्जामिनर खाली ये नहीं पूछता है, दोनों पूछता है कि समविभव पृष्ठ हम समझ चुके हो, लेकिन ये बताइए कि समविभव पृष्ठ का गुण क्या है, समविभव पृष्ठ का गुण क्या है। तो समझिएगा समविभव पृष्ठ का गुण क्या है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान होता है। विद्युत विभव क्या होता है, एक समान होता है। विद्युत विभव क्या होता है, समान होता है, लेकिन विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। याद रखिएगा कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान होता है। समविभव पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, विभव समान होता है, लेकिन विभवांतर शून्य होता है। विभव समान, याद रखिएगा, विभव होगा समान, विभव होता है समान, लेकिन विभवांतर होता है शून्य। विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। आगे वो समझ, यही ख्याल है कि समविभव पृष्ठ पर विभव समान होगा, विभवांतर शून्य होगा, 2 गुण कंप्लीट हो गया। सीधा लिखिएगा, समविभव पृष्ठ पे जो है विभवांतर शून्य होता है और विभव समान होता है, 2 गुण समाप्त हो गया। अगला तीसरा गुण, समविभव पृष्ठ के द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। याद रखिएगा, समविभव पृष्ठ के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, सभी क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। ये भी उसमें भी आपको बताए थे कि दो जो है विद्युत क्षेत्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। उसी प्रकार दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। सब शून्य होता है। बहुआ सुनिए, विभव तो यहाँ पे हमको बता ही दिए समान होता है। विभव क्या होता है? समान होता है। लेकिन विभवांतर आपका शून्य होता है। विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। और समविभव पृष्ठ के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। और दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। विभव आपका समान होगा। विभव आपका समविभव पृष्ठ में क्या होता है? विभव समान होता है। लेकिन विभवांतर आपका क्या होता है? शून्य होता है। इतना याद रखिएगा। ये बोला समविभव पृष्ठ के द्वारा किया गया कार्य भी शून्य होता है। इसमें क्या हो आप यहाँ पे हाँ आप समझ गए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। समविभव पृष्ठ के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है? शून्य होता है। पूरा समझ गए। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? समविभव पृष्ठ के द्वारा पूछा गया, तो समविभव पृष्ठ के बारे में आपको बताना होगा। समविभव पृष्ठ के बारे में हम तो ये पता चल गया है कि विभव आपका समान होता है, हमको कोई दिक्कत ना है। आप बात आई विभवांतर भी शून्य होता है। विभवांतर भी क्या होता है? शून्य होता है। विभवांतर शून्य होता है। अब पॉइंट वाली बात ये हुआ कि समविभव पृष्ठ एक समविभव पृष्ठ होता है। एक समविभव क्या है? एक पृष्ठ होता है। लेकिन अगर समविभव पृष्ठ के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ये कहने का मतलब यह है कि ये समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है। और ये जब समविभव पृष्ठ पर क्या होता है तो विभवांतर शून्य होता है कि नहीं होता है? वही चीज क्या लिखे है कि ये जो विभव पृष्ठ होता है इस पर विभवांतर क्या होता है? विभवांतर शून्य होता है। विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है। तो इस पर जो है इस पर क्या होगा? इस पर किया गया कार्य शून्य होगा कि नहीं होगा? जब विभवांतर शून्य तो किया गया कार्य भी तो शून्य होगा। विभवांतर जब शून्य तो किया गया कार्य भी तो शून्य होगा। तो समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य शून्य होता है कि नहीं होता है? क्यों शून्य होता है? जब विभवांतर शून्य तो इसलिए कार्य भी शून्य होगा। विभवांतर जब शून्य होता किया गया कार्य भी तो शून्य होगा। अगर समझ में जहां भी थोड़ा परेशानी वो तुरंत पूछिए, है ना? तुरंत पूछिए। आपका डाउट है हो सके दूसरा समझ आए उसको भी समझ आ जाए। अगर समझ में कि कहने का तात्पर्य है कि जो समविभव पृष्ठ होता है, जो समविभव पृष्ठ होता है उस पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। किसका कार्य किया गया कार्य शून्य होता है? विभवांतर का होता है। विभवांतर का शून्य होता है। तो जब विभवांतर का शून्य होता है वही इसमें अगर यहाँ पे हम लिख देते किया गया कार्य विभवांतर का शून्य होता है तब आपको बेहतरीन लगता समझ में। तब तो पहले समझ जाता है भैया यहाँ पे विभवांतर लिखिए दिया भैया तो विभवांतर शून्य होता है। आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है ना? ये 12th क्लास में और दिमाग लगाना है कि कैसे आया एकदम पूछिए, है ना? पूरा हिम्मत के साथ पूछिए। कोई अरे देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, अभी जो लोग आपके आगे अभी जो है जो आपके दोस्त जो भी दोस्त यार आपको देखकर जो भी हंस रहा है तो यार समझ जाइए कि उसको भी परेशानी है। ऐसा बात नहीं उसको परेशानी नहीं है, लेकिन वो पूछना नहीं चाहता है ना? ताकि उसका बेइज्जती हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे ये सब मत, ये सब छोड़िए, आप समझिएगा। आगे समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। दो समविभव पृष्ठ क्या करती है तो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर काटेगी तो एक ही कटान बिंदु पर दो क्या होगी? दो दिशाएं निकल जाएगी। दो दिशाएं निकल जाएगी। एक ही कटान बिंदु से क्या होगी? दो दिशाएं निकल जाएगी, जो कि ये असंभव होती है। एक ही कटान बिंदु पर से दो जो है दो विपरीत दिशाएं निकलना यह असंभव वाली बात है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। और चैप्टर 1 में भी हम आपको समझा दिए थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से खिलवाकी हो गया। यहाँ समविभव पृष्ठ हो गया और वहाँ पे जो है क्या था? वहाँ पे विद्युत क्षेत्र था। वहाँ पे विद्युत क्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चालक की धारिता। अब देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रिवीजन कीजिए बुआ, रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो भूल जाइएगा, इसलिए कहते हैं रिवीजन करते रहिए, बराबर रिवीजन कीजिए। अब आते हैं चालक की धारिता। चालक की धारिता ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चालक की धारिता कुछ इसमें ना है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ दिया है। चालक की धारिता, चालक में आवेश धारण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। चालक में आवेश धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, याद रखिएगा कि चालक की धारिता किसे कहेंगे बउआ हो? चैप्टर का नाम क्या था? विभव तथा विद्युत विभव धारिता। विभव के बारे में पढ़ा दिए, आप पढ़ा रहे हैं धारिता के बारे में। विभव आपका चैप्टर समाप्त हो गया, आप पढ़ा रहे हैं धारिता के बारे में, समझिएगा। तो चालक की धारिता किसे कहेंगे? तो चालक की धारिता किसे कहते हैं? तो चालक में आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। अगर समझ में
चालक में आवेश धारण करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, तो चालक की धारिता कहा जाता है। C बराबर Q बटे V होता है, C बराबर Q बटे V होता है, समझिएगा ये C बराबर Q बटे V होता है। C जो होता है ये धारिता होता है, C जो होता है ये धारिता होता है। Q होता है, Q आपका कूलम होता है, आवेश मान लीजिए कोई चीज मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब V आपका क्या होगा, विभव, V आपका विभव हो गया, V आपका विभव हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। चालक की धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलम बटे वोल्ट, कूलम बटे वोल्ट। ये पहला चालक की धारिता का मात्रक होता है। क्यू मतलब होता है कूलम, V मतलब वोल्ट। पहला जो है इसका क्या हो गया, पहला मात्रक तैयार हो गया। 80 मतलब धारिता होता है, तो धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलम बटे वोल्ट, कूलम बटे वोल्ट। और अगला दूसरा जो है, या चालक की धारिता का दूसरा जो है, दूसरा इकाई मात्रक क्या होता है, तो दूसरा इकाई मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। याद रखिएगा, जब भी चालक की धारिता आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको दोनों चीज वाला लिखना पड़ेगा। आपको चालक की परिभाषा, चालक की धारिता का परिभाषा भी लिखना पड़ेगा कि चालक में आवेश धारण करने की क्षमता को ही चालक की धारिता कहते हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है C बराबर Q बटे V इसका फॉर्मूला लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपको मात्रक भी लिखना पड़ेगा, कूलम बटे वोल्ट। उसके बाद दूसरा मात्रक होता है फैराडे, ये भी लिखना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद आपको बीमा भी लिखना पड़ेगा। अगर बीमा कहा है तब अपना दिमाग से मत लिखिएगा, अगर याद है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहेगा लिखने के लिए तब लिखिएगा। सीधा कहता कि परिभाषा तथा बीमा लिखें, या परिभाषा तथा एसआई मात्रक लिखे तब लिखिएगा, है ना। अगर सिर्फ परिभाषा कहा लिखने के लिए परिभाषा लिख दीजिए, अगर आपको बीमा आता है बीमा लिख दीजिए, अगर आपको एसआई मात्रक आता है एसआई मात्रक लिख दीजिए। लेकिन कहा न कहा है तो दिमाग मत लगाइएगा, सिर्फ परिभाषा लिख के चला जाइएगा, आपको नंबर दे देगा। आगे बढ़ते, बीमा क्या होता है, M इनवर्स 1 N इनवर्स 2 T पर पावर 4 A पर पावर 2। ये आपका क्या होता है, ये आपका बीमा होता है, ये आपका बीमा होता है। बीमा याद रखिएगा, इस सब बीमा को जो है एक कहीं पर लिख लीजिएगा, कहीं ना लिखिएगा। जब हम फॉर्मूला करवाएंगे, सारा फॉर्मूला का एक क्लास लेंगे और सारा फॉर्मूला एक क्लास में करा देंगे। सारा फॉर्मूला कराएंगे, सारा बीमा करा देंगे एक फॉर्मूला में, है ना, एक क्लास में आपको सारा करा देंगे। ठीक है, इसलिए अभी चैप्टर चला, इसलिए चैप्टर में याद रखिए, मतलब जो एक क्लास तो एक्स्ट्रा सब कर लेने करेंगे। जितना भी चैप्टर आपका है, 15 चैप्टर है, सभी चैप्टरों से जो है, सभी चैप्टरों को हम क्या करेंगे, तो उसका जो है महत्वपूर्ण जो है आपका कहने मतलब यह है कि ना फॉर्मूला निकालेंगे। पहले फॉर्मूला निकालेंगे तब न्यूमेरिकल बताएंगे, है ना। पहले फॉर्मूला तब न्यूमेरिकल, फॉर्मूला याद रहेगा तब न्यूमेरिकल सोल्व होगा। इसलिए फॉर्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल सोल्व होगा, डेरिवेशन सोल्व होगा, है ना। इसलिए फॉर्मूला पहले याद करवाएंगे। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर से जितना फॉर्मूला बनेगा उतना निकालेंगे, उसके बाद एसआई मात्रक निकालेंगे, उसका बीमा निकालेंगे। कहीं परेशानी इसमें, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये याद रखिएगा कि पृथ्वी की धारिता शून्य होती है, पृथ्वी की धारिता शून्य होती है। और कैसे आया है, नहीं आया है, सब डेरिवेशन में आपको बताएंगे। ये कभी पूछा नहीं है सब, और ऑब्जेक्टिव में खाली पूछता है ये चालक की धारिता कितनी होती है, 0 शून्य, है ना। लेकिन कभी भी सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए नहीं पूछा है आज तक, है ना। लेकिन बताएंगे जरूर बताएंगे, याद रखिएगा। चालक की पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, शून्य होती है। इसको डेरिवेशन में हम बताएंगे, याद रखिएगा। 2 ही डेरिवेशन इसमें है, ये सब फालतू है। 2 ही डेरिवेशन है जो कि आपको पूछा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका है, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा बताएं। किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसको आपको बताना है। तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया क्या, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया क्या है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। फिर समझिएगा कि किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे, तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया क्या है, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। मान लीजिए कोई चालक है, उसको आवेशित करने में जितना उसको कार्य करना पड़ेगा, है ना। कोई मान लीजिए चालक है, कोई आपका चालक है, और इस चालक को आवेशित करने में जितना समय लग जाए, जितना समय लगे, है ना। कहने मतलब यह है कि इस चालक को आवेशित करने में जितना इसको कार्य करना पड़े, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसी को कहते हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। फॉर्मूला इसका होता है U बराबर 1/2 CV², 1/2
1/2, याद रखिएगा 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, ये पहला होता है आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा का पहला फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर। दूसरा होता है 1/2 Q स्क्वायर C, Q स्क्वायर C। तीसरा आपका होता है 1/2 QV, 1/2 QV, हाफ QV, हाफ QV, हाफ Q स्क्वायर C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। और याद रखिएगा ये सब फॉर्मूला पूछा भी गया है। अब जब ऑब्जेक्टिव में उठाइएगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, तो इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में काम देगा, डेरिवेशन में भी काम देगा, इसलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है विद्युत स्थिति ऊर्जा, हुआ ये था आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा। आपकी बार है विद्युत स्थिति ऊर्जा, विद्युत स्थिति ऊर्जा, ये दो को कंफ्यूज जाइएगा। ये है आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा। तो आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा क्या है? तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। लेकिन आपकी बार यहाँ पूछा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे? तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहेंगे? तो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है, उसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहीं दिक्कत इसमें? समझिएगा। फिर परिभाषा डायरेक्ट पूछा, परिभाषा याद रखिएगा कि आपका होता है विद्युत स्थिति ऊर्जा किसे कहेंगे? तो विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है, उसे विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इनकी कार्य मतलब यह है कि विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, उसी को विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत? और विद्युत स्थिति ऊर्जा जो होता है ये अदिश राशि होता है। ये कैसी राशि होती है? ये अदिश राशि होती है और इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल होता है और इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं होता है, लेकिन इसका मात्रक होता है जूल, है ना। विद्युत स्थिति ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्यों? क्योंकि किया गया कार्य जूल के रूप में ही होता है, इसलिए इसका किया गया कार्य क्या होता है? जूल होता है। मात्रक भी क्या होता है? इसका जूल होता है। और यह अदिश राशि होता है। यह क्या कैसी राशि होती है? यह अदिश राशि होती है। और वह एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है U बराबर K Q1 Q2 बटे R, है ना। U बराबर K Q1 Q2 बटे R। इसके ऊपर अभी हम ये वाला सॉल्व करके दिखाएंगे। इसी प्रकार कई डेरिवेशन को आपको सॉल्व, डेरिवेशन नहीं है, ये ऐसा ही लिए हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए समझिएगा। तो U बराबर K Q1 Q2 बटे R, ये जो होता है विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। चलिए अभी हम सोल्व करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए अभी इतना सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ आप समझिएगा। कह रहा है यदि आवेश Q1 प्लस Q1, यदि आवेश Q1 इसी प्रकार डेरिवेशन आता है ना, समझिएगा। यदि आवेश Q1 उसके बाद माइनस Q2 इंटू प्लस Q3 एक त्रिभुज की तीन कोनों पर है, एक त्रिभुज के तीन कोनों पर है। एक त्रिभुज बना लेते हैं, आज त्रिभुज के तीनों कोण पर है, तीनों कोण पर है। एक पर प्लस Q2 आवेश लेते हैं, एक पर जो ले लेते हैं प्लस 1 ले लेते हैं, या प्लस 2 को भी लीजिए, प्लस 1 प्लस 2 देखिए, प्लस सबको नहीं लीजिएगा, पहले यहाँ कौन है? माइनस है ना, इसको प्लस कैसे लीजिएगा? माइनस है। उसके बाद ये प्लस Q3 है, कहीं दिक्कत? उसके बाद कह रहा है पर हो तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा निकाले, है ना। निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा निकाले, इसी प्रकार का डेरिवेशन पूछता है ना। आ रहा समझ में? चलिए कह रहा है कि विद्युत स्थिति ऊर्जा निकाले, तो वह विद्युत स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए फॉर्मूला याद रहेगा तब नहीं रहेगा तो फंस जाइएगा ना। इसलिए कहते हैं कि डेरिवेशन निकालने से पहले आपको फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला कह रहा है विद्युत स्थिति ऊर्जा निकाले, तो लिखेंगे विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला। विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है U बराबर K Q1 Q2 बटे R होता है ना, R सिर्फ होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप समझिएगा यहाँ पे
के का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। बताए थे कितना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 में बताए थे कि के का मान हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े तो लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट। अब वो आओ यहाँ पे देखिए -Q1 Q2 समझिएगा, और यहाँ पे Q1 Q2 आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, समझिएगा। पहले इसको निकालने से पहले क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक बार माइनस Q1 लेना है और एक बार Q2 लेना है। एक बार क्या करना है, Q2 लेना है। कैसे लेंगे Q2 समझिएगा। ये माइनस हम क्यों लिए हैं, अब हम समझाते हैं। हमको रुकिए 1 मिनट, आपको हम समझाते थे। +Q1 +Q2 है, इसके बीच की दूरी कितना होगा, इसके बीच की दूरी देखिए हुआ, इसका बीच की दूरी हुआ R माने R2 1, कोई दिक्कत। चलिए या 1 2 कोई दिक्कत, कुछ लिख दीजिए कोई दिक्कत ना है। इसका 1 हो गया, ये 2 हो गया, कोई दिक्कत। तो हो गया R हो गया, ये दूरी हो गया R12। अब इसके बीच की दूरी कितना होगा, कितना होगा R13, कोई दिक्कत। इसके बीच की दूरी कितना होगा, इसके बीच की दूरी R23, कोई दिक्कत, दुख दर्द परेशानी। आगे बढ़ जाए तो वही जब यहाँ चिपकाना है, क्या चिपकाना है, तो आवेश कौन कौन है, प्लस, एक यहाँ पे प्लस का आवेश है, एक जो है ये प्लस आवेश, हाँ प्लस आवेश, ये प्लस आवेश है, और एक ये क्या है माइनस आवेश है, ये क्या है माइनस आवेश है। एक बार यहाँ प्लस, एक बार यहाँ माइनस आवेश, कहीं दिक्कत, कहीं दुख दर्द परेशानी कहाँ पे, यहाँ पे सुनिए, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा आवेश कौन सा लेना है, आवेश कौन सा लेना है आपको, आवेश कौन सा लेना है। तो पहला नंबर क्या करना है, पहला Q1 आवेश लेंगे, क्या लेंगे Q1 आवेश। तो Q1 आवेश क्या है वो समझिए, यहाँ पे ये क्या आपका माइनस, यहाँ पे प्लस है प्लस Q1 है, प्लस Q1 इंटू Q2 बटे R कितना है R12 है। यहाँ पे देखिए R क्या है, R जो है R कितना है 1 2 है, पहला का पहला का निकाल रहे हैं, पहले दूसरा का नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए पहले पहला लेंगे। तो पहले देखिए हर एक मान जब भी आप रखिएगा, हर एक किसी का जब मान रखिएगा तो पहला नंबर जो है Q1 का मान रख लें, पहले Q1 का मान रख लें, इसलिए Q1 लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए जब Q1 इसको मानेंगे हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए -Q1, देखिए इस पर ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, इसलिए समझिएगा। -Q1 Q2 इंटू -Q2 Q3 और Q1 Q3 R13, आप समझेगा। यहाँ पे जगह हमारा बनवे नहीं करता होगा, क्या करें। चलिए हम समझाते हैं, चलिए हम यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 उसके बाद -Q1 इंटू Q2 अब बीच की दूरी कितना लेंगे, तो ये R बीच की दूरी कितना है R12, कहीं दिक्कत इसमें। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये मान लिया, पहला इसका मान रखें, पहले इसका मान रखें Q1 Q2 हो। यहाँ पे एक बार Q1 रखें, एक बार मान किसका रखेंगे Q1 का रखेंगे, उसके बाद Q2 का रखेंगे, रख दिए Q1 Q2, उसके बीच की दूरी कितना है R12, कहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अब इसको ले लेते हैं, किसी को ले लीजिए, उसके बाद किसको लेंगे, किसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसको मान लेते हैं। तो जगह -Q2 प्लस Q3 कहीं दिक्कत। यहाँ देखिए -Q2 प्लस Q3, तो -Q2 प्लस Q3 के बीच की दूरी कितना है R23, कहीं दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका मान लेते हैं, इसका मान कितना होगा चलिए मान लीजिए, मान इसका कितना होगा Q1 प्लस Q1 और प्लस Q3 प्लस Q3, इसका बीच की दूरी कितना है R13, खत्म हो गया। हाँ आया समझ में, नहीं फिर से पूछिए होगा। पहले नंबर पहले लेंगे Q1 Q2, उसके बाद इसके बीच की दूरी कितना है R12, उसके बाद -Q2 प्लस Q3, इसके बीच की दूरी कितना है R23, उसके बाद Q1, उसके बाद लेंगे Q1 नहीं, यहाँ पे Q1 ना होगा, यहाँ पे Q2 किसे ले लें, यहाँ पे Q1
क्योंकि इसके बीच के दूरी ले रहे हैं। तो Q1 और क्या होगा Q3, उसके बाद R13 और समझ में खत्म हो गया। ये छोटा ना है वो, ये पूछेगा जल्दी ऑप्शन है, ये सब है ना, ये सब पूछेगा ना। आपको क्या लग रहा है यही पूछ देगा? हाँ, आपको ये समझाने के लिए हम लिए हैं, ठीक है। आगे समझ में। चलिए अब जो है जो भी बचा कुचा है अगले क्लास में निपट लेंगे।